नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्यों और शक्तियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1970 के दशक में जब औद्योगिकरण चरम पर था, तब पर्यावरण की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रक अधिनियम और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम 1981 के तहत हर राज्य में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया। तो आज हम जानेंगे कि ये बोर्ड कैसे काम करते हैं और इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या है और वे कैसे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एसपीसीबी यानी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन कैसे होता है। तो जल अधिनियम 1974 की धारा 4, यह अधिनियम राज्य सरकारों को एसपीसीबी गठित करने का अधिकार देती है। इसी तरह वायु अधिनियम 1981 की धारा 5 भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी देती है। इसकी संरचना क्या होती है? सबसे पहले इसमें राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष यानी चेयरमैन, स्थानीय प्राधिकरणों के प्रतिनिधि, उद्योगों, कृषि, मत्स्य पालन और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में जल और वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना। दूसरा, नदियों, कुओं और हवा की गुणवत्ता को बनाए रखना। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख कार्य जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सबसे प्रमुख कानूनी आधार जल अधिनियम 1974 की धारा 17 है। इसके अंतर्गत हम बोर्ड के कार्यों को कुछ मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो पहला, योजना यानी प्लानिंग। राज्य में जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन अबैटमेंट के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे लागू करना। दूसरा, सलाह एडवाइजरी रोल। जल प्रदूषण से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना। तीसरा, अनुसंधान रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। जल प्रदूषण के कारणों की जांच करना और अनुसंधान यानी रिसर्च को बढ़ावा देना और प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई तकनीकों को प्रोत्साहित करना। निरीक्षण इंस्पेक्शन, सीवेज की या व्यावसायिक अपशिष्ट की यानी उद्योगों से निकलने वाले कचरे की, उपचार संयंत्रों का निरीक्षण करना। सीवेज या ट्रेड इफ्लुएंट संयंत्रों का निरीक्षण करना, यह देखना कि क्या उद्योग अपने कचरे को सही तरीके से उपचारित यानी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या नहीं। मानक निर्धारित करना सेटिंग स्टैंडर्ड्स। अपशिष्ट जल के निर्वहन डिस्चार्ज के लिए स्टैंडर्ड्स यानी मानक निर्धारित करना कि किस लेवल तक के प्रदूषण के स्तर को एक्सेप्ट किया जा सकता है और किसको नहीं। छठा, अनुमति प्रदान करना कंसेंट मैनेजमेंट। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी नए उद्योग को स्थापित करने से पहले स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू एस्टैब्लिश सीटीई और परिचालन के लिए कंसेंट टू ऑपरेट सीटीओ लेना अनिवार्य है। जल अधिनियम के बाद अब हम बात करेंगे हवा की। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, वायु गुणवत्ता की निगरानी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। राज्य में विभिन्न स्थानों पर हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना यानी नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत। दूसरा, मानक निर्धारित करना औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं या प्रदूषकों के लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करना। तीसरा, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र।
राज्य सरकार के साथ मिलकर अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करना, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करना। चौथा, वाहनों से प्रदूषण यानी ऑटोमोबाइल से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय। हालांकि यह मुख्य रूप से परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन तकनीकी मानक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही तय करता है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की शक्तियां। पावर्स ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सिर्फ कार्य ही नहीं, इन कार्यों को लागू करने के लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कानून के द्वारा व्यापक शक्तियां दी गई हैं। पहला, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। बोर्ड के अधिकारी किसी भी उद्योग या औद्योगिक परिसर में जाकर निरीक्षण कर सकते हैं जहां प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां हो रही हों। दूसरा, नमूना लेने की शक्ति, पावर टू टेक सैंपल्स। बोर्ड के अधिकारी जल, वायु या अन्य अपशिष्ट के नमूने ले सकते हैं, सैंपल्स ले सकते हैं और उन्हें प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज सकते हैं। और यदि सैंपल्स में प्रदूषण का स्तर मानकों से अधिक आता है तो फिर तीसरा, बंद करने का आदेश, पावर टू क्लोज। यदि कोई उद्योग मानकों का उल्लंघन कर रहा है तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास उस उद्योग की बिजली, पानी की आपूर्ति बंद करने अथवा उसे स्थायी रूप से बंद करने, क्लोजर ऑर्डर का अधिकार है। चौथा, दंडात्मक कार्यवाही। अधिनियम के उल्लंघन के मामले में बोर्ड कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें जुर्माना और कारावास, इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। हालांकि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहार में वे कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख हैं। पहला, कर्मचारियों की कमी। अधिकांश राज्य बोर्ड तकनीकी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। दूसरा, वित्त पोषण यानी फंडिंग। बोर्ड्स को अक्सर पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होता है, जिससे कि वे अपनी प्रयोगशालाओं को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुरूप अपग्रेड कर सकें। तीसरा, तकनीकी ज्ञान का अभाव। उद्योगों के द्वारा जो तकनीक अपनाई जा रही है वो वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही हैं, जिसके मुकाबले में बोर्ड के पास विशेषज्ञों का, वर्तमान और अपडेटेड तकनीक के अनुरूप विशेषज्ञों का अभाव है। चौथा, राजनीतिक हस्तक्षेप। कई बार राजनीतिक दबाव के कारण बोर्ड कड़े कदम उठाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण अधिनियम और जल प्रदूषण अधिनियम के उद्देश्य विफल हो जाते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भारत के पर्यावरणीय शासन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हालांकि उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी उनकी भूमिका अपरिहार्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लक्ष्य को पाने के लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को अधिक स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी और उनके संसाधनों को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्यों का यह विश्लेषण समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।